Honourable members, I declare the House is open for the transaction of today's business for the fourth session of 11th Legislative Assembly. At the outset, with great honour and privilege, I would like to extend a warm welcome to the Honourable Governor of Sikkim, Sri Om Prakash Mathurji, who has graciously consented to address the August House as required under the Article 176(1) of the Constitution of India. Likewise, I also extend a hearty welcome to the Honourable Chief Minister, also the Leader of the House, and all the Honourable members present. May I now request the Honourable Governor, Sir, to kindly address the August House. माननीय अध्यक्ष जी, मैडम उपाध्यक्ष जी, सदन के सभी सम्मानित सदस्यगण, इस वर्ष के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए मैं सभी माननीय सदस्यों को तथा आपके माध्यम से पूरे राज्य की जनता को हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मेरी सरकार ने आगामी नगर निकाय चुनाव को पूर्णतः स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने तथा सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वोट ऑन अकाउंट लेने का निर्णय किया है। इस व्यवस्था के माध्यम से राज्य की आवश्यक सेवाएं निर्बाध रूप से चलती रहेगी, जारी विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता व पारदर्शिता भी पूरी तरह सुनिश्चित होगी। इस सम्मानित सदन और सिक्किम की जनता की ओर से मैं भारत सरकार का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि केंद्रीय बजट में उत्तर पूर्व के लिए बौद्ध परिपथ विकास योजना की घोषणा की गई है। सिक्किम जैसे राज्य के लिए, जहां की समृद्ध संस्कृति और इतिहास बौद्ध परंपराओं के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, ये घोषणा विशेष रूप से महत्वपूर्ण और स्वागत योग्य है। गुरु पद्म संभव की इस पवित्र भूमि सिक्किम में भारत के कई प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल स्थित है। यहाँ 350 से अधिक मठ विहार स्थित है जो विभिन्न बौद्ध संप्रदायों से जुड़े हुए हैं। साथ ही पवित्र गुफाएं, झीलें, अन्य आध्यात्मिक स्थल पूर्वी हिमालय की प्राचीन आध्यात्मिक विरासत के अभिन्न अंग है। ये पहल न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में सहायक होगी, बल्कि पर्यटन, इतिहास, स्थानीय आजीविका और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति प्रदान करेगी। माननीय सदस्यगण, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य सिक्किम ने सदैव संतुलित विकास का मॉडल अपनाया है, जिसमें आर्थिक प्रगति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण तथा शांति व स्थिरता सुनिश्चित की गई है। हाल ही में राज्य ने अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। ये 5 दशकों की शांति, समृद्धि और निरंतर प्रगति की यात्रा कर रही है। देश के सबसे शांतिपूर्ण सीमावर्ती राज्यों में से एक के रूप में सिक्किम ने आंतरिक एवं बाहरी दोनों स्तर पर राष्ट्र निर्माण में सतत और सार्थक योगदान दिया है। जैविक खेती के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित सिक्किम ने लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में उभरकर राष्ट्र को गौरवान्वित किया है और पर्यावरण संरक्षण का एक प्रमुख संवाहक बनकर अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रगतिशील नीतियों के माध्यम से सिक्किम ने स्वयं को उल्लेखनीय उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य SDG इंडेक्स के सिक्किम शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि सिक्किम देश का पहला ODP प्लस मॉडल राज्य घोषित हुआ है। साथ ही प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी ये देश अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत स्थिति दर्ज करा चुका है। जहाँ राज्य में बहुआयामी गरीबी की दर देश में सबसे न्यूनतम स्तर पर है, स्वास्थ्य सेवाओं में भी सिक्किम ने उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की है। राज्य की औसत आयु दर देश में सबसे ऊंची दरों में से एक है। संस्थागत प्रसव प्रतिशत 90.67% है। इसके अतिरिक्त राज्य के विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात
देश के सबसे अनुकूल स्थिति में है। माननीय सदस्यगण, इस अवसर पर मैं हमारे राज्य द्वारा विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में दशकों से अर्जित उल्लेखनीय उपलब्धियों का उल्लेख करना चाहता हूं, जिन्होंने सिक्किम को प्रगति एवं विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। स्वास्थ्य क्षेत्र मेरी सरकार की नीतियों का मूल स्तंभ है। राज्य ने उच्च स्तरीय स्वास्थ्य संस्थानों का एक सुव्यवस्थित नेटवर्क स्थापित किया है। इससे राज्य के लोगों को समय पर और आसानी से इलाज उपलब्ध हो रहा है, जिससे उनकी आर्थिक परेशानी और जेब पर आने वाला अतिरिक्त भार काफी कम हुआ है। राज्य में बढ़ती क्रॉनिक किडनी डिजीज की समस्या से निपटने के लिए मेरी सरकार ने पूरे राज्य में डायलिसिस सेवाओं का व्यापक विस्तार किया है। एसटीएनएम अस्पताल अकेले ही प्रतिदिन 200 से अधिक मरीजों की डायलिसिस और संबंधित देखभाल करता है। साथ ही मेरी सरकार सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को निरंतर मजबूत कर रही है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुविधा योजना और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना जैसी योजनाएं लागू है। इन पहलों से जनता की आर्थिक कठिनाइयों में कमी आ रही है और उन्हें समय पर उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही है। ये समावेशी और जन केंद्रित स्वास्थ्य प्रणाली के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सर्वसुलभ हो, इस दिशा में हमरो दवाई दुकान योजना शामिल है। ये योजना कैंसर, गुर्दे की विफलता तथा हृदय रोगों जैसी क्रॉनिक और जानलेवा बीमारियों के लिए मुफ्त दवाएं तथा आवश्यक उपभोग सामग्री प्रदान करती है। साथ ही मोबाइल विलेज क्लिनिक के जरिए राज्य के सबसे दुर्गम क्षेत्र तक भी घर घर चिकित्सा सहायता पहुंचाई जा रही है। साथ ही केयर लीवर्स कार्यक्रम के तहत मेरी सरकार यूनिसेफ के साथ साझेदारी कर राज्य केयर लीवर्स एसोसिएशन की स्थापना की है। ये संस्थागत देखभाल से बाहर आने वाले युवाओं को सहयोग देने वाला एक बड़ा समावेशी प्रयास है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिलकर राज्य में कुल प्रजनन दर TFR का विस्तृत अध्ययन कर रही है। इसका उद्देश्य प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर ठोस साक्ष्य आधारित नीतियां बनाना है। मेरी सरकार का लगातार प्रयास यही है कि राज्य के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं राज्य के अंदर ही उपलब्ध हो, ताकि इलाज के लिए उन्हें राज्य से बाहर न जाना पड़े। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता शिक्षा का क्षेत्र है। हमारा दृढ़ संकल्प है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। शिक्षा अब केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वैश्विक हो गई है एवं सिक्किम की सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक मजबूती और समग्र मानव विकास की नींव है। राज्य के कुल बजट का करीब 15% बड़ा बजट शिक्षा पर खर्च किया जाता है। ये मेरी सरकार का अटूट विश्वास दर्शाता है कि हमारे राज्य के भविष्य की नींव स्कूलों और कक्षाओं में आकार ले रही है। मेरी सरकार ये मानती है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की शुरुआत बचपन के शुरुआती वर्षों से होती है। सिक्किम भारत का पहला राज्य है जिसने सभी सरकारी स्कूलों में किंडरगार्टन की शुरुआत की है। जहाँ संभव हो वहाँ आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूलों के साथ स्थापित किया गया है, ताकि बच्चों की शिक्षा में निरंतरता बनी रहे। इसके अतिरिक्त विद्यालयों का रूपांतरण कई पहलों के माध्यम से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल असम लिंगजे एक आधुनिक सोच का उदाहरण है, जहाँ पढ़ाई के साथ साथ कौशल, खेल और नेतृत्व पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा छात्र अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम जैसे प्रयास छात्रों को नए शैक्षणिक अनुभव देने और उनको दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में मदद कर रहे हैं। साथ ही शैक्षणिक परिणामों से भी सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री मेंटरशिप कार्यक्रम के कारण बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वहीं मिशन लक्ष्य के माध्यम से छात्रों को राज्य के भीतर ही राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं का जैसे IIT, JEE और NEET तैयारी कराई जा रही है।
मुख्यमंत्री शिक्षा सहायता योजना के माध्यम से छात्रों को देश और विदेश में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख पहलों के अंतर्गत तेमी तारकू स्थित कंचनजंगा राज्य विश्वविद्यालय तथा चाकुंग स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है। व्यावसायिक शिक्षा के अवसरों को विस्तारित करते हुए सिक्किम विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष 80 MBBS सीटों की व्यवस्था की गई है। साथ ही नर बहादुर भंडारी फेलोशिप योजना एवं अपतन फेलोशिप योजना के माध्यम से उच्च अध्ययन और शोध को प्रोत्साहन मिल रहा है। सहायक अध्यापकों के नियमितीकरण जैसे कदमों से शैक्षणिक संस्थानों की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। इसके अतिरिक्त सिक्किम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट 2025 के तहत उच्च शिक्षा के लिए पारदर्शी और जवाबदेही व्यवस्था बनाई गई है, जो गुणवत्ता और छात्रों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। माननीय सदस्यगण, कृषि सिक्किम की संस्कृति में गहराई से रची बसी है और ये हमारी पहचान तथा जीवन शैली का मूल आधार है। मेरी सरकार एक उत्पादक, जलवायु अनुकूल तथा पर्यावरण संरक्षक कृषि व्यवस्था विकसित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। इसी प्रतिबद्धता के परिणाम स्वरूप सिक्किम भारत का अग्रणी जैविक राज्य है, जहां कृषि योग्य भूमि का जैविक प्रमाणीकरण पूर्ण हो चुका है। जैविक मूल्य श्रृंखला को और सशक्त बनाने के लिए सिक्किम इफ्को ऑर्गेनिक लिमिटेड ने अदरक, हल्दी, बड़ी इलायची जैसी प्रमुख फसलों के प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और भंडारण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं की स्थापना से फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में उल्लेखनीय कमी आई है। मेरी सरकार ने इसे अपने नियंत्रण में लेकर जैविक विकास की दिशा में और मजबूत कदम उठाए हैं। वर्तमान प्राथमिकता इस बात पर केंद्रित है कि सिक्किम के किसान जैविक खेती से अधिकतम आर्थिक लाभ उठा सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बाजार से मजबूत जुड़ाव सुनिश्चित करना, जैविक प्रमाणन प्रक्रिया को सरल एवं किसान अनुकूल बनाना, प्रभावी ब्रांडिंग के माध्यम से उत्पादों की पहचान बढ़ाना एवं निर्यात अवसरों को बढ़ावा देना आदि कदम उठाए जा रहे हैं। ये प्रयास विशेष रूप से उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे इलायची, अदरक, हल्दी, कुट्टू आदि पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री कृषि आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत किसान केंद्रित विभिन्न पहल की गई है, जिनका मुख्य उद्देश्य उत्पादकता का विस्तार तथा किसानों की आय में उल्लेखनीय सुधार करना है। माननीय सदस्यगण, पर्यटन को आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण इंजन मानते हुए मेरी सरकार ने समावेशी विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। इसमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहन दिया गया है, विभिन्न क्षेत्रों में समन्वय बढ़ाया गया है, साथ ही पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखते हुए राज्य की अनुरूप प्राकृतिक सुंदरता और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण सुनिश्चित किया गया है। हालांकि सिक्किम के पर्यटन क्षेत्र को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। कोविड-19 महामारी तथा 2023 की विनाशकारी बाढ़ ने बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंचाई और पर्यटक आवागमन को बुरी तरह से प्रभावित किया। इसके बावजूद इस क्षेत्र ने उल्लेखनीय दृढ़ता दिखाई और इस वर्ष 2025 में राज्य में कुल 16 लाख से अधिक घरेलू पर्यटकों की संख्या रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में भी वृद्धि देखी जा रही है, जो सिक्किम के एडवेंचर टूरिज्म, ट्रेकिंग मार्गों, सांस्कृतिक विरासत और पर्यावरण अनुकूल मॉडल के प्रति बढ़ते आकर्षण का परिणाम है। सिक्किम के ग्रामीण क्षेत्रों को में पारंपरिक जीवन शैली पर आधारित अनुभव प्रधान पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इस क्षमता का लाभ उठाते हुए मेरी सरकार ने मेगा होम स्टे योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत 1000 होम स्टे विकसित किए जा रहे हैं। प्रत्येक होम स्टे में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होगी,
जो स्थानीय आतिथ्य सत्कार, पारंपरिक वास्तुकला, देशी व्यंजनों तथा सांस्कृतिक अनुभवों का जीवंत रूप से प्रस्तुत करते हैं। माननीय सदस्यगण, भारत रणभूमि दर्शन पहल के तहत चोला पास तथा दोकाला पास का उद्घाटन राज्य के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। साथ ही सिक्किम के प्रवेश द्वार पर स्थित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन, जो भारतीय सेना के सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है, सिक्किम के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में वृद्धि करेगा। यह स्थल न केवल सिक्किम के पर्यटन विकल्पों को विस्तार दे रहे हैं, बल्कि आगंतुकों में गहरी राष्ट्रभक्ति की भावना को और प्रबल बना रहे हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप सिक्किम में सतत और समावेशी पर्यटन का एक आदर्श मॉडल बनकर उभर रहा है। माननीय सदस्यगण, कौशल विकास आधुनिक अर्थव्यवस्था की नींव है, जो शिक्षा, रोजगार तथा नवाचार के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य करती है। सिक्किम धीरे धीरे उद्योग, सेवाएं, हरित उद्यम तथा डिजिटल तकनीकी पर आधारित विविधतापूर्ण आर्थिक संरचना की ओर अग्रसर हो रहा है। भविष्य की चुनौतियों के लिए युवाओं को तैयार करना और उन्हें सही कौशल देना मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरी सरकार ने कौशल विकास हेतु एक समग्र एवं एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें शिक्षा प्रणाली, उद्योग, भागीदारी, उद्यमता तथा गतिशीलता को एक साथ जोड़ा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार एक स्थानीय रूप से जुड़े और पर्यावरण संवेदनशील आर्थिक मॉडल को भी बढ़ावा दे रही है। इसमें पर्यटन मसाले, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, हथकरघा, खेल, संगीत और सृजनात्मक उद्योगों जैसे क्षेत्रों में स्थानीय उद्यमों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथ ही राज्य के बाहर से निवेश आकर्षित करने के लिए आतिथ्य, शिक्षा, फार्मास्यूटिकल, बुनियादी ढांचा, नवीनीकरण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए। वर्ष 2023 में अब तक राज्य को 53 निवेशकों में से कुल 10,755 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ है, जिसमें 1,400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का कार्य शुरू हो चुका है। ये मेरी सरकार की नीतिगत व्यवस्था और शासन ढांचे में बढ़ते निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। व्यापार को आसान और मजबूत बनाने की दिशा में राज्य के नियमों में कई बड़े बदलाव किए हैं। जन विश्वास सिक्किम अधिनियम 2025 के लागू होने से मामूली अपराधों को अपराध मुक्त किया गया है तथा अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ एकीकरण तथा राज्य स्तर पर एक समर्पित प्लेटफॉर्म विकसित करने से निवेशकों को निर्बाध और सुगम सहायता उपलब्ध हो रही है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार ने प्रगतिशील नीतिगत ढांचे जैसे सिक्किम एमएसएमई तथा 2022 औद्योगिक एवं निवेश नीति 2024, लॉजिस्टिक नीति 2024, स्टार्टअप नीति 2025 के अंतर्गत राज्य में एक मजबूत सहायता प्रणाली तैयार की है। इसमें वित्तीय प्रोत्साहन, संस्थागत समर्थन और बाजार तक आसान पहुंच को समग्र सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इन प्रयासों का असर साफ दिख रहा है। राज्य में एमएसएमई इकाइयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। स्थानीय उद्यम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार कर रहे हैं, जहां बड़ी इलायची, अदरक और डल्ले खुरसानी जैसे उत्पादनों को वैश्विक पहचान मिल रही है। युवाओं में उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए लक्षित योजनाएं लागू की गई है। स्किल्ड यूथ स्टार्टअप स्कीम और मुख्यमंत्री युवा उद्यमशीलता योजना उभरते हुए उद्यमियों को वित्तीय और संस्थागत सहयोग प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत सिक्किम अग्रणी प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल है, जो उद्यम विकास में मजबूत जन भागीदारी दर्शाती है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार सिक्किम स्टार्टअप नीति 2025 के तहत सिक्किम इंक्यूबेशन
कार्यक्रम के माध्यम से राज्य इनोवेशन हब की स्थापना कर रही है। साथ ही जिला स्तर पर इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। यह केंद्र स्टार्टअप को मेटरिंग प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मेरी सरकार नवाचार की संस्कृति को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है। इसके लिए हैकाथॉन, स्टार्टअप चैलेंज और समुदाय आधारित उद्यम पहल जैसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं, स्वयं सहायता समूहों तथा स्थानीय उद्यमों को नवाचार परिस्थिति की तंत्र में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, मेरे सरकार की प्राथमिकताओं में ग्रामीण विकास प्रमुख स्तंभ है, जो समावेशी विकास, बुनियादी ढांचे में विस्तार और समुदाय को सशक्त बनाने पर आधारित है। इस बदलाव का मुख्य आधार मजदूरी आधारित रोजगार कार्यक्रम है। चालू वित्तीय वर्ष में इन कार्यक्रमों के माध्यम से 23 लाख से अधिक व्यक्ति दिन का रोजगार सृजित हुआ है, जिसमें 54,000 से ज्यादा मजदूरों को लाभ मिला है। इनमें महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 21 दिसंबर 2025 को भारत सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण BBGRAMG एक्ट 2025 अधिनियम पारित किया है, जिसमें मनरेगा की जगह ली है। ये ग्रामीण रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में एक बड़ा सुधार है। नए अधिनियम के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष 100 दिनों के बजाय अब 125 दिनों का वैधानिक रोजगार गारंटी मिलेगी। साथ ही जॉब कार्ड धारकों के आधारित अधिकारों को मजबूत किया गया है। समय पर मजदूरी भुगतान, बेरोजगारी भत्ता, विकेंद्रीकृत योजना निर्माण और पारदर्शिता में सुधार जैसे प्रावधान इसमें शामिल है। मेरी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि नए अधिनियम के तहत मिलने वाले लाभ, अधिकार और सुविधाएं सभी को स्पष्ट रूप से समझ में आए। इसके लिए सभी पंचायतों में तथा संबंधित हितधारकों के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सिक्किम गरीब आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से रोजगार योजनाओं के साथ अभिसरण करके ग्रामीण परिवारों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराया गया है। इसमें न केवल आवास की सुरक्षा मिली है, बल्कि ग्रामीण परिवारों के लिए संपत्ति सर्जन भी हुआ है। माननीय सदस्यगण, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण कनेक्टिविटी में तेजी से विस्तार हुआ है। 2019 से अब तक 1066 किलोमीटर से अधिक सड़कें और पुल बनाए गए हैं। इसके साथ ही वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम ने सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से संस्थागत सुदृढ़ीकरण किया गया है। साथ ही ब्लॉक प्रशासनिक केंद्रों और ग्राम प्रशासन केंद्रों की स्थापना से विकेंद्रीकृत एवं नागरिक केंद्रित शासन को और मजबूती मिली है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत सुरक्षित पेयजल की पहुंच में बड़ी प्रगति हुई है। आज 90% से अधिक ग्रामीण परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण से जल संसाधन प्रबंधन, सिंचाई और दीर्घकालीन जल सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से आजीविका संवर्धन में उल्लेखनीय प्रगति कर रही है। इसके तहत अब तक 5800 से अधिक स्वयं सहायता समूह संगठित किए गए हैं और इन्हें संस्थागत ऋण से जोड़ा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजनाओं ने उद्यम विकास और मूल्य श्रृंखला को और मजबूत किया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना जैसी कौशल विकास पहलों के साथ साथ किसान उत्पादक संगठनों EPOS को समर्थन तथा सतत कृषि को बढ़ावा देकर आय के नए स्रोत सर्जित किए जा रहे हैं, जिससे
लखपति दीदी की परिकल्पना को साकार करने में मदद की है। इसके अलावा सिक्किम इंस्पायर कार्यक्रम के अंतर्गत सभी 6 जिलों के अंतर्गत समृद्ध जिला योजनाएं तैयार एवं अनुमोदित की गई है। इस योजनाओं में 21,000 से अधिक नागरिकों, विशेषकर महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी रही है। यह योजनाएं अब गैर कृषि क्षेत्रों में लक्षित निवेश का मार्गदर्शन कर रही है तथा जिला स्तर पर आर्थिक परिवर्तन को गति दे रही है। सिक्किम का ग्रामीण विकास मॉडल एक समग्र एवं एकीकृत दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक समानता, पर्यावरणीय स्थिरता तथा सुशासन का संयोजन है। मेरी सरकार के विभिन्न योजनाओं के अभिसरण, प्रभावी क्रियान्वयन तथा समुदाय की मजबूत भागीदारी के बल पर राज्य एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। माननीय सदस्यगण, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत हमारी सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह केंद्र प्रायोजित योजना दूरस्थ ग्राम सीमा समुदायों को बेहतर संपर्क, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण प्रदान करने के साथ साथ पलायन की चुनौती का समाधान करने का लक्ष्य रखती है। कार्यक्रम का पहला चरण 2023 में शुरू हुआ, जिसका मुख्य रूप से चीन से लगी सीमा क्षेत्रों पर केंद्रित था। इस दौरान मंगन और गंगटोक जिलों के 46 गांवों को चिन्हित किया गया। इसके अंतर्गत नाथांग वन क्षेत्र में इको टूरिज्म संरचना का विकास, मंगन जिले में पशुपालन सेवाओं को मजबूत करना, जोंगू में संतरा विपणन केंद्र की स्थापना और युमथांग में पर्यटन अवसंरचना का उन्नयन जैसी प्रमुख कार्य किए गए हैं। इसके अलावा अन्य केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ अभिसरण से शिक्षा, बागवानी, मत्स्य पालन, प्रारंभिक बाल देखभाल और संरचना से भी विकास कार्य हुए हैं। इसमें सीमा क्षेत्रों में आर्थिक अवसरों और सामाजिक अवसंरचना दोनों की मजबूती मिली है। हाल में शुरू हुए दूसरे चरण में नेपाल और भूटान से सटे सीमा क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत पैक्योंग, सोरेंग और गेजिंग जिलों के 12 गांवों की पहचान की गई है। मेरी सरकार ने क्षमता निर्माण और परियोजना जैसी प्रारंभिक गतिविधियां शुरू कर दी है और तथा निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्ताव तैयार करके भेजे जा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, जैसे ही हम नए वित्त वर्ष की दहलीज पर खड़े हैं, सिक्किम की यात्रा शांति, स्थिरता, समावेशिता, सुशासन और सिद्धांतों में निर्देशित रहेगी। मेरी सरकार एक समृद्ध, न्याय संगत और पर्यावरणीय रूप से सतत राज्य के निर्माण के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराती है, जहां सिक्किम के हर नागरिक का सपना साकार हो और विकास का हर कदम समानता एवं पारदर्शिता के साथ आगे बढ़े। केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग इस सम्मानित सदन के समर्थन में और हमारे लोगों की सक्रिय भागीदारी के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम सुनोलो, समर्थ सिक्किम की परिकल्पना की ओर स्थिरता से अग्रसर होंगे तथा विकसित भारत 2047 के निर्माण में सार्थक योगदान देंगे। अंत में मुझे यह भी विश्वास है कि इस सदन में हुए विचार विमर्श एक स्वस्थ और खुशहाल सिक्किम का मार्ग प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय सिक्किम। Thank you, Honorable Governor Sir, for your kind address. Honorable members, after the ceremonial procession and departure of our Honorable Governor, the House shall resume its business.